पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज बी में जो भी आपके डाउट्स थे उन सारे के सारे डाउट्स का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था, है ना। और जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि ऑर्डर रैंकिंग में आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है मिनिमम और मैक्सिमम टोटल का केस। तो आज की क्लास में हम मिनिमम और मैक्सिमम टोटल के केस को पढ़ेंगे। बैंकिंग में शुरुआत हुई थी, पहले बैंक में आना शुरू हुआ था और जैसा कि आप जानते हैं कि डे बाय डे इस बात को आप महसूस कर रहे होंगे कि बैंकिंग का जो पोर्शन है वो धीरे धीरे एसएससी की तरफ मूव हो रहा है। तो क्यों ना हम अभी से एक ये रणनीति बना के चलें कि बैंक का पेपर हो चाहे एसएससी का पेपर हो, किसी के में कुछ किसी कॉन्सेप्ट कोई आ जाए तो वो हो जाए। और ऐसा तो करता ही हूँ, हर एक टॉपिक में आपने देखा ही होगा। तो रैंकिंग हमारा टॉपिक चल रहा था। रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्थीकरण। टॉपिक चल रहा था रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्थीकरण। एक सवाल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूंगा, फिर डिटेल में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 21 था, ये सवाल एक बारी आप देख सकते हैं। केनारो रीता इज 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, मधु इज 18 फ्रॉम राइट। If there are 4 girls between Madhu and Rita, then how many numbers of total girls in a row minimum? यहाँ पर बताया गया है कि एक पंक्ति में रीता का स्थान बाईं ओर से 15वां है, मधु के स्थान दाईं ओर से 18वां है। अगर मधु और रीता के बीच में 4 लड़कियां हैं तो आपको ये पता लगाना है कि बताइए हाउ मेनी पर्सन्स आर मिनिमम देयर, है ना। तब आपको बताना है कि उस पंक्ति में कुल कम से कम कितनी लड़कियां होंगी। इस तरीके के सवाल पर डिस्कशन हमने किया था जब हम मिडवे के कॉन्सेप्ट पर आ रहे थे। यानी कि अगर दो लोगों के बीच में हमें ये पता लगाना हो कि कुल मध्य में कितने लोग बैठे होंगे, तब हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि दोनों व्यक्तियों के क्रमांक को अगर हम जोड़ दें और जोड़ने के बाद में क्वेश्चन के टोटल से अगर हम घटाएं तो उनका जो डिफरेंस होता है वो बीच में बैठे लोगों की संख्या होती है। लेकिन याद रहे, दोनों व्यक्तियों को जब टोटल किया है ना, क्वेश्चन के टोटल से कम होना चाहिए, तब जो डिफरेंस होगा वो आपका आंसर बनेगा। लेकिन अगर वो संख्या क्रॉस करेगी लिमिट, यानी दोनों व्यक्तियों का जो टोटल होगा वो क्वेश्चन के टोटल से अगर मान लो ज्यादा हो जाए, तब हम डिफरेंस -2 करते थे। इन सारी ही बातों का डिस्कशन हमने कर लिया था। इसमें अगर याद करो आप तो कुछ कुछ वैसे सवाल है, कुछ अलग नहीं है। यहां पर न्यूनतम कुल पूछ लिया गया। जैसे वो सवाल में क्या था, एक व्यक्ति का बाएं से क्रमांक पता होता था, एक व्यक्ति का दाएं से क्रमांक पता होता था, है ना। टोटल पता होता था, बीच की संख्या निकालनी होती थी। यहां पर क्या है, यहां पर लेफ्ट का क्रमांक पता है एक व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति का राइट का क्रमांक पता है, बीच में संख्या पता है और टोटल निकालना है। तो वहां पर जहां पर बीच की संख्या हम निकालते थे वहां टोटल ले रहा था, और यहां पर टोटल निकालना है तो बीच की संख्या दे दी है, तो कोई बहुत ज्यादा खास फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। लेकिन यहां पर ओवरलैपिंग का केस क्या होता है वो हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इस सवाल के आंसर की बात करें। सबसे पहली बात, अगर हम यहां पर टोटल की बात करें तो देयर आर 2 टाइप ऑफ टोटल। टोटल को हिंदी में जानते हैं कि कुल कहेंगे। अगर हम टोटल की बात करें तो 2 कुल होते हैं, एक होता है मैक्सिमम टोटल, एक होता है मिनिमम टोटल। यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे अधिकतम कुल और इसको कहेंगे न्यूनतम कुल। ठीक है, अच्छा जी। मैक्सिमम टोटल की अगर हम बात करें तो मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूं, हालांकि इसका बेसिक क्या है वो मैं तब बताऊंगा। अगर हम मैक्सिमम टोटल की बात करें तो मैक्सिमम टोटल का बेहद आसान फार्मूला होता है। आप कहेंगे पहले का क्रमांक प्लस बाद का क्रमांक प्लस मिडिल टर्म। एम टी का मतलब मिडिल टर्म होगा, यानी कि मध्य की संख्या। और अगर हम न्यूनतम कुल की बात करें यानी कि मिनिमम टोटल की बात करें तो मिनिमम टोटल बराबर हो जाएगा पहले का क्रमांक प्लस बाद का क्रमांक माइनस मध्य की संख्या और प्लस का 2।
याद करो, ये फार्मूला हमने आपको बताया था जहां पर ओवरलैपिंग का केस बनता था, वहां पर मैंने आपको बताया था 3 मेथड बताए थे। एक मेथड ग्राफिंग मेथड, दूसरा फार्मूला मेथड और तीसरा तो डायरेक्ट मेथड आपको बताया था। उसमें से यही फार्मूला था। वहां पर क्या था, मिनिमम टोटल की जगह पर वैल्यू आपने रखी थी और आपने मिडिल टर्म निकाल लिया था। यहां पर डायरेक्ट मिनिमम टोटल की वैल्यू निकालनी है, यहां पर ये वाला पार्ट रखने के बाद। क्लियर है यहां तक? अब देखो यहां पर ये तो बात होगी फार्मूला की, लेकिन फार्मूला बना कहां से होगा, बेसिक से बना होगा। और हमेशा ही हमारा कहना रहा है कि बेसिक अगर किसी सवाल का पता है तब तो फार्मूला लॉन्ग टर्म के लिए आप याद रख पाओगे। बेसिक किसी सवाल का नहीं पता है तो थोड़े दिन बाद भूल जाओगे। तो थोड़े दिन बाद भूलना नहीं है, आपको क्या करना है, हमेशा के लिए याद रखना है। अब जैसे ये है सवाल, यहां पर कहा गया रीता के स्थान बाईं ओर से 15वां है। आपको बताया गया कि ऑर्डर रैंकिंग बेहद आसान होती है। इसके पीछे वजह हमने आपको बताई कि जैसा कहे वैसा करते रहो, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। अब देखो रीता के क्रमांक बाईं ओर से कितना है, 15वां है। तो अगर हम इसको ग्राफ में डिनोट करें तो हमने एक काम किया, हमने बाईं तरफ से 15वें नंबर पर रीता को बैठा दिया, लाइक दिस, क्योंकि लेफ्ट हैंड तो यही होता है। आगे बताया गया मधु का स्थान दाईं ओर से 18वां है, यानी कि मधु इज 18th फ्रॉम द राइट। मधु का स्थान कितना है, राइट से 18 नंबर पर बैठी है, तो राइट से 18 नंबर पर हमने मधु को बैठा दिया इस प्रकार से। अगर मधु और रीता के बीच में 4 लड़कियां हों, इफ 4 गर्ल्स बिटवीन मधु एंड रीता, यदि 4 लड़कियां मधु और रीता के बीच में हो तो हमने 4 गर्ल्स को मधु और रीता के बीच बैठा दिया। तब पूछा गया देन हाउ मेनी मिनिमम टोटल इन द रो, तब इस पंक्ति में कुल न्यूनतम क्या होगा। अब देखो ये तो जैसा सवाल में कहा वैसा हमने कर लिया। अब यहां पर ये 15 और ये 18, 15 का मतलब ये है कि रीता तक कुल 15 लड़कियां हैं, तो 15 तो ये है। इसकी रैंक 18 होने का मतलब ये है कि मधु तक कुल 18 लड़कियां हैं, तो 15 और प्लस 18 और 4 लड़कियां इन दोनों के बीच में, यानी कि सभी को उठा के जोड़ दो, सभी को उठा के जोड़ देंगे तो हमारे सवाल का आंसर आएगा। लेकिन याद रहे सभी को उठा के जोड़ने पर जो हमारे सवाल का आंसर आएगा वो मिनिमम टोटल का नहीं होगा, वो मैक्सिमम टोटल का होगा। भाई यही तो हमने आपको फार्मूला बताया है, पहले का क्रमांक प्लस बाद का क्रमांक प्लस मध्य की संख्या। इस वाले फार्मूला की अगर हम बात करें या अपने इस ग्राफिक मेथड की बात करें तो यहां पर यही तो हमने किया है। पहले का क्रमांक क्या है, 15 है, बाद का क्रमांक क्या है, दूसरे क्रमांक क्या 18 है, और मध्य में संख्या क्या 4 है। सभी को उठा के जोड़ दोगे तो मैक्सिमम टोटल का आंसर आएगा। दिक्कत ये है कि मैक्सिमम टोटल सवाल में तो पूछा ही नहीं गया, पूछा क्या गया मिनिमम टोटल, उस पर हम पहुंचेंगे अभी। जनरली आप क्या करते हैं, सारे सवालों का आंसर ऐसे निकालने की ट्राई करते हैं, बट ये गलत है। एक बार जोड़ के मुझे बताओ कितना हुआ, 37, यानी कि आप बोलोगे कि 37 इस सवाल का आंसर हुआ। खैर अच्छी बात यह है कि 37 आपके किसी ऑप्शन में है नहीं। मान लीजिए डी ऑप्शन में 37 होता और आप थोड़ा सा न्यूनतम शब्द को इग्नोर कर देते, ठीक है, तो 2 नंबर आपको इग्नोर कर देता, मतलब 2 नंबर 2.5 नंबर, 2 तो मिलने चाहिए थे, वो भी नहीं मिलते, और आधा नंबर और लेके जाता, ठीक है। तो इसका आंसर 37 मैक्सिमम टोटल का होगा। अब मिनिमम टोटल पे हम क्या करें, मतलब ग्राफ तो आपका ही बन गया है। अब देखो मिनिमम टोटल के अगर हम ग्राफिंग की बात करें तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पहले व्यक्ति का जो क्रमांक दिया है उसको आप लिख लो। पहले व्यक्ति का क्रमांक क्या है, रीता का क्रमांक क्या है, रीता इज 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, रीता का क्रमांक 15वां है बाएं तरफ से, इतना कर लिया। आप बोलेंगे हम एक चीज बताओ, सवाल में ये तो नहीं कहा गया है ना कि मधु जो है वो रीता के राइट में ही होगी, क्या ऐसा कहीं लिखा है? ऐसा तो नहीं लिखा है कि जो मधु है वो रीता के राइट में ही होगी। इसका मतलब यह है कि अगर ये नहीं कहा गया है तो दूसरे पहलू में बात हम सोच सकते हैं। हमने क्या किया, हमने जब मधु को रीता के राइट में बैठाला, जब हमने मधु को रीता के राइट में बैठाला तब संख्या मैक्सिमम टोटल की निकल के आई। अगर हमें मिनिमम टोटल का आंसर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम एक बार क्या करेंगे कि मधु को रीता के लेफ्ट में बैठा के देख लें। ऐसा हम कर तभी सक पा रहे हैं क्योंकि यहां पर कंडीशन नहीं दी गई है कि रीता लेफ्ट, मधु लेफ्ट में होगी रीता की या राइट में होगी। तो हमारे पास जो पावर है, जो हमारे पास जो शक्तियां हैं, क्यों ना हम उनका भरपूर फायदा उठाएं। अब देखो जरा, अब
मधु का जो क्रमांक है वो राइट से क्या है उसको भूल जाओ। मधु और रीता के बीच में कितने लोग बैठे हैं पहले आप इस वाले पॉइंट को भर लो। तो अगर रीता यहां पर है, ठीक है, और मधु और रीता के बीच में अगर 4 लड़कियां हैं, तो मैंने काम किया, मधु को यहां पर बैठाल दिया और 4 गर्ल्स हमने इन दोनों के बीच में बैठाल दिया। बताओ कोई दिक्कत समस्या? कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ऑर्डर रैंकिंग में खास बात यही होती है कि जैसा कहे वैसा करते रहो और कंडीशन जो भी है सारी कंडीशन फॉलो हो जाए। हमारे पास में 3 कंडीशन है। रीता का बाएं से क्रमांक 15 जो कि ऑलरेडी बना दिया है। दूसरी कंडीशन है मधु का राइट से क्रमांक 18, इसको हमने होल्ड कर दिया था। हमने फिर तीसरे वाले पॉइंट को फिलअप किया कि मधु और रीता के बीच में 4 लड़कियां हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि मधु और रीता के बीच में 4 लड़कियां हैं। चूंकि मधु को हम लिफ्ट में रख सकते हैं इसीलिए हमने रखा है, क्योंकि मधु को लिफ्ट में नहीं रख सकते हैं ऐसा सवाल में बताया नहीं गया। बात क्लियर है? अब तीसरी वाली कंडीशन अगर इस ग्राफ में फॉलो हो जाए तो ग्राफ हमारा सही बन जाएगा। और एक बारी अगर ग्राफ ठीक बन गया तब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। हम क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर सवाल का आंसर निकाल लेंगे। अब जैसे यहां पर मधु का क्रमांक राइट से क्या है 18 है, केवल यही वाली बात तो जस्टिफाई करानी है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मधु का क्रमांक राइट से 18 है, बेहद ध्यान समझना, मधु का क्रमांक अगर राइट से 18 है तो मधु का क्रमांक अभी तक कितना है राइट से? अगर मधु का क्रमांक राइट से 18 है तुम फटाफट से मुझे बताओ मधु का क्रमांक अभी तक कितना है? अभी तक बोलो। इतना नहीं सोच पा रहे भाई। एक हाँ, अरे भाई इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली मधु किस नंबर पर है? जब हमने राइट में रीता के एक भी कैंडिडेट को नहीं बैठाला तब 10वां कहां हो जाएगा? हद है। मधु यहां पर बैठी है, रीता यहां पर है, रीता की सीट 1 है, 1 सीट मधु की है, 2 सीटें तो हो गई, 4 सीटें बीच में लड़कियों की है इनकी। तो क्या रीता का क्रमांक अभी तक राइट से 6वां नहीं है? नहीं समझ पाए? अभी तक की बात कर रहा हूं, वो तो 18 बनाएंगे हम। यहां पर रीता एक सीट पर बैठी, 1 सीट तो ये हो गई, 1 मधु की सीट होगी 2, और 4 रीता और मधु के बीच में लड़कियां बैठी 4, वो तो 4 और 2 6। अभी तक रीता का क्रमांक राइट से 6वां है। बात क्लियर है? अब मुझे सिर्फ इस बात का आंसर दो कि रीता का क्रमांक अगर राइट से 18 है जिसमें ऑलरेडी 6 हो चुका है, तो रीता के राइट में कितने पर्सन को हम बैठाल दें ताकि मधु का क्रमांक राइट से 18 हो जाए? तो आप बोलोगे 12 बैठाल दें। भाई 6 तो बैठ चुके ना, और टोटल क्रमांक अगर मधु का 18 है, इसका मतलब जरूरत है रीता के राइट में 18 लोगों को और बैठालने की, सॉरी 12, यानी कि रीता के राइट में अगर 12 लड़कियों को और बैठाल दिया जाए तो ऑटोमेटिकली क्या मधु का क्रमांक 18 नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। बात क्लियर है? अब बस ग्राफ बन चुका है, एक बारी ग्राफ बन जाएगा आपके सवाल का आंसर निकल आएगा। अब फटाफट से मेरी बात समझना, 15 लड़कियां तो रीता तक थी और रीता के राइट में कितनी लड़कियों को बैठा दिए 12, तो बस इनको ही जोड़ दो, 15 + 12 27। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। दिस इज ए ग्राफिक मेथड, बेसिक मेथड, और इसके बिना एक सवाल में फंसते हो, है ना, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। सीखना आना चाहिए, बाकी करना ना करना दैट्स ए डिफरेंट थिंग। मिनिमम टोटल के फार्मूलेस कर सकते हो आप डायरेक्ट, वो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन आपको ये मेथड आना चाहिए। किसी कोई समस्या हुई समझने में तो आप बेशक बताओ। हाँ जी मेरे भाई, एनी दिक्कत? अब देखो, ये तो बात हमने करी ग्राफिक मेथड की, बट एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो हम कैसे एग्जाम में सवाल करेंगे? देखो, हालांकि कोई मेथड टफ नहीं है, आसान है, अगर आप इसको फेमिलियर होना चाहते बेहतर है होइए। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप ग्राफिक मेथड से नहीं करना चाहते तो हमारे पास एक सेकेंड ऑप्शन है फार्मूला मेथड, और मिनिमम टोटल साफ साफ पूछा गया है तो मिनिमम टोटल का ही फार्मूला लगेगा।
तो मिनिमम टोटल का फार्मूला हमने आपको क्या बताया था, बताओ। पहले का क्रमांक कितना है, 15। बाद का क्रमांक कितना है, आप बोलेंगे बाद कर 18 है, माइनस मध्य की संख्या कितनी है, 4, और प्लस का 2। 18 15 कितना होता है, माइनस का कितना आया, ये लो भाई, आपकी मर्जी, आप चाहे इससे सॉल्व कर लो, आप चाहे इससे सॉल्व कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। फार्मूला याद रख पा रहे हैं तो दी बेस्ट है, आप फार्मूलेस कर लीजिए, नहीं याद रख पा रहे हैं तो ग्राफ फेज कर लीजिए, लेकिन आपको ये अल्टीमेट पता होना चाहिए कि होता है इसे एग्जैक्टली जो ग्राफिक मेथड का कन्वर्जन है, अपडेशन है, मतलब उसका ये मान लीजिए कि इसका मक्खन ये है, समझ रहे आप। जो मर्जी आपकी वो करो, किसने रोका है, दोनों मेथड अपने आप में ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि हम क्यों ही ग्राफ बनाए, थोड़ा सा इसमें आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इसमें सोचना कुछ नहीं, फार्मूला अगर आपको याद है तो डायरेक्ट वैल्यू रख के केवल कैलकुलेशन करनी है, तो आसान दोनों है। लेकिन आपको आना ही चाहिए, बिना ये आए ये भले आप कर लो, क्योंकि मैं आगे चल के एक से ऐसा सवाल कराने वाला हूं जहां पर मिनिमम टोटल का केस बनेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी आप उसका फार्मूले से आंसर निकाल बैठोगे। तो आजकल एग्जाम में ट्रेंड यही है कि जिसका आंसर निकलने में थोड़ी दिक्कत होती है या जहां पर कंफ्यूजन स्टूडेंट को ज्यादा होती है, एग्जाम में आता तो वही है। अब देखो, ऑप्शन पर खेलना भी आपको आना चाहिए, है ना। कई बार मैंने कहा भी है, जिसको ऑप्शन पे खेलना आ गया लगभग लगभग जो है चीज काफी क्लियर हो जाती है। अब देखो, मैक्सिमम टोटल का आंसर क्या है, बोलो। अभी आपने निकाला था 37 आया था, 37 आया था ना। मैक्सिमम टोटल का आंसर जो है वो कितना आया था, 37 आया था। भाई 15 18 4 को जोड़ा था 37 ही तो हुआ था। अब ये मत समझ लेना, क्योंकि कुछ लोगों का माइंड जो है ना वो साइंटिफिक माइंड है, वो क्या करते हैं, सर मिनिमम टोटल का आंसर 27 है, मैक्सिमम टोटल का आंसर कितना है, 37 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिनिमम टोटल के आंसर में हम 10 जोड़ दें तो मैक्सिमम टोटल का आंसर आ जाता है। जैसे कल की क्लास में किसी ने कहा था तो मैंने कोइंसिडेंस का नाम लिया था, वैसे ही यहां पर भी है, समझ रहे आप। तो ऐसा मत सोचिएगा। अब देखो, थोड़ा सा ऑप्शन पे खेलना आपको बताते हैं। सवाल में मिनिमम टोटल कहा जाए, मतलब न्यूनतम कुल कहा जाए, तब कोई समस्या नहीं है, न्यूनतम कुल का फार्मूला रखिए या जो ग्राफिक मेथड हमने आपको बताई है उससे आप आंसर निकाल लीजिए। सवाल में अगर मैक्सिमम टोटल पूछा जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने सारी चीजों को जोड़ दिया तीनों के एक बारी में और आपके सवाल का आंसर आ गया। सवाल में दिक्कत तब होगी जब वो ना तो मिनिमम शब्द का इस्तेमाल करेगा ना मैक्सिमम सवाल का इस्तेमाल करेगा शब्द का, वो केवल टोटल लिखेगा। भाई मिनिमम टोटल, दूसरा मैक्सिमम टोटल और एक केवल टोटल। अगर वो टोटल लिखता है तब फंसते हो आप, और टोटल लिखने के बाद वो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को ऑप्शन डालता है तब दिक्कत की बात है। हम इसी सवाल को बेस मानते हुए क्या क्या एग्जाम में ऑप्शंस आते हैं, क्या क्या आए हैं, क्या क्या संभावना होगी आने की, उन सारी बातों की डिस्कशन हम करेंगे। अब देखो जरा, जैसे सवाल आपके यही रहा और सवाल में ये कहा गया कि टोटल कितने हैं, टोटल यानी कि कुल। उसने ना तो मिनिमम की बात की ना मैक्सिमम की बात की, केवल टोटल की बात की। तो ऑप्शन मैं आपको देता हूं, 37, 27, 38, CND। अभी आप केवल चुपचाप नोट डाउन करते रहो, बाद में आंसर देने का प्रयास करना। 27, 37, 38, 49। यह एक काम करो, 37 हटाकर यहां पर आप कर लो 40।
चलो हाँ भाई, डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? अब मैं आपको बताऊं, देखो हमारे पास में ही 4 ऑप्शन है। सवाल को समझ लिया आपने? सवाल सेम वही है, आपने दोनों की वैल्यू को निकाला, मिनिमम टोटल का मान 27 आया, मैक्सिमम टोटल का नाम 37 यानी कि 37 आया। अब अगर मिनिमम टोटल पूछा जाता कोई दिक्कत नहीं थी, 27 को आप टिक कर देते। मैक्सिमम टोटल पूछा जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, 37 को आप टिक कर देते। दिक्कत कब आती है? जब टोटल कहे और टोटल में दोनों पार्ट छिपे हुए होते हैं, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। तो ऑप्शन की इतनी सारी जो आपके सामने वैरायटी देखने को मिल रही है ना, ये सारे ही ऑप्शन एग्जाम में आ सकते हैं। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग ऑप्शन का फॉर्मेट पूछा गया है, तो क्यों ना हम अभी से ऑप्शन पर खेलना सीख जाएं। रीजनिंग में कुछ भी सीखने से पहले ये सीखना काफी ज्यादा जरूरी होता है कि किस समय किस सिचुएशन पे किस ऑप्शन को हम टिक करें। नॉलेज के साथ साथ ऑप्शन पर खेलना आपको आना चाहिए। अगर ऑप्शन पे खेलना आपको नहीं आया तो नॉलेज आपकी धरी की धरी रह जाएगी, आपको आता हुआ भी आप गलत करके आ जाएंगे। इसलिए ऑप्शन पर खेलना आना बेहद जरूरी भी है, खास तौर पर रीजनिंग सेगमेंट में। यहां पर लिखा हुआ है ABCD, ठीक है, ये ऑप्शन है। सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, टोटल पूछा गया है। अब यहां पर मेरी समझना बात ध्यान से, ए ऑप्शन में 37, बी ऑप्शन में 27, सी ऑप्शन में 38 और डी ऑप्शन में ये। टोटल का मतलब क्या है? टोटल का मतलब ये है कि इस सवाल का जो परफेक्ट आंसर होगा वो 27 होगा या फिर 37 होगा। अगर आपने 27 को टिक किया तो 37 बुरा मान जाएगा, क्योंकि दोनों ही तो बात हम अपने पहलू में सोचेंगे ना, या तो हम मिनिमम टोटल लेंगे या मैक्सिमम। अब देखना, ए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो क्या है? 37 यानी कि मैक्सिमम टोटल का आंसर है। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो ये मिनिमम टोटल का आंसर है, यानी कि इस सवाल में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों टोटल के आंसर पूछ ले गए। अच्छा, हमारे सवाल का परफेक्ट आंसर क्या है? 27 और 37 दोनों ही है। एक से ज्यादा भी तो सवाल के आंसर कंसीडर करते हैं, तो 27 और 37 ये दोनों ही हमारे सवाल के परफेक्ट आंसर हैं। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है जहां पर 27 और 37 दोनों लिखा हो? आप बोलेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं आ रहा। तो क्या नजर आया? CND। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा CND। मेरी बात ध्यान समझते रहे ना आप। CND का मतलब होता कांट बी डिफाइन या डिटरमाइन, यानी कि हम सवाल का आंसर तो निकाल लिए हैं, लेकिन आंसर निकालने के बाद ये सस्पेंस नहीं कर पा रहे हैं कि इनमें से कौन सा टिक हम करें। संजीवन बूटी के लिए हनुमान जी पहुंच तो गए वहां पर, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कौन सी संजीवनी बूटी है, वो तो पर्वती उठा लाए, है ना, वही वाली कहावत है यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? CND। क्लियर बात है? बात समझ गए हैं? इस ऑप्शन की कैटेगरी पर आओ। अगर हम यहां पर ऑप्शन की कैटेगरी पर आए, परफेक्ट आंसर आपका मैंने बताया, परफेक्ट आंसर है आपका ये। क्या ऐसा कहीं पर लिखा है 27 और 37? आप बोलेंगे सर ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। कहां लिखा? कहीं लिखा नहीं। क्या 37 कहीं लिखा? नहीं लिखा। तो हमारी मजबूरी है ऑप्शन बी, ए को टिक करना। यानी कि 37 मैक्सिमम टोटल का तो कहीं दिया ही नहीं गया ना, और ना ही CND है ना ही परफेक्ट आंसर है। तो दोनों में से फिर जो दिख जाएगा वही परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इधर आओ। अगर हम यहां की बात करें तो क्या ऐसा ऑप्शन कहीं आपको नजर आया? नहीं आया। क्या
आपको सीएनडी नजर आया? नहीं आया। क्या इन दोनों में से कोई एक नजर आया? आप बोलोगे हाँ सर आया, और वो क्या है 37। तो इस सिचुएशन में ऑप्शन डी हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ पा रहे ठीक से? अगर हमारे सामने ऑप्शंस की कैटेगरी ये हो, क्योंकि मुझे पता था कुछ लोगों के सर में दर्द होगा, है ना, मोस्टली डाउट पूछते हैं आप कि सर एक बार तो 27 दिया आपने, इसको टिक कर दिया, 37 दिया, इसको टिक कर दिया, अगर दोनों दे दे तो क्या हम करें? तो ऐसा नहीं कि मैंने अलग से फ्रेम किया है, ये ऑप्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि मोस्टली कंफ्यूजन एग्जाम में स्टूडेंट्स को इसी ऑप्शन पे ही होती है। तो इस समय बताओ क्या आंसर करेंगे? परफेक्ट आंसर ये है भैया, परफेक्ट आंसर ऑप्शन में तो अवेलेबल है नहीं, ना ही सीएनडी है। और दिक्कत की बात तो ये है कि 27 37 दोनों ही है। अब हम करें तो करें क्या? जो वरीयता क्रम में ऊपर आ जाएगा उसको टिक करेंगे, ऐसा हमने आपको बताया था। इसलिए ना इस टॉपिक में फिलॉसफी एग्जामिनर की बदली हुई है। यहां पर याद रखना, यहां पर ऑप्शन की प्रायोरिटी की बात होती नहीं। सारे टॉपिक में चलेगा, सब में चलेगा। मैंने शायद आपको अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ा रहा तो वहां बताया, कोडिंग डिकोडिंग बताया, और भी एक दो टॉपिक्स आए वहां बताया। बट यहां पर एग्जामिनर की फिलॉसफी ये नहीं है। एग्जामिनर की फिलॉसफी ये है कि जब मिनिमम और मैक्सिमम टोटल के दोनों ही ऑप्शन में अवेलेबल हो, अलग अलग, एक साथ ना हो, ना ही सीएनडी हो, और वहां पर आपको अगर ये तय करना हो, चुनना हो कि कौन सा आप सवाल का आंसर टिक करेंगे, तो वहां पर प्रायोरिटी दी जाती है मिनिमम टोटल को, चाहे भले वो वरीयता क्रम में नीचे क्यों ना लिखा हो। ठीक है, ये पॉइंट्स जो आपको बता रहा हूं ना, इनको दिल और दिमाग दोनों में बैठा लेना तो बेहतर रहेगा। बोलो बात समझ गए आप लोग? तो यहां पर प्रायोरिटी नहीं चलती है कि वरीयता क्रम में ऊपर कौन आ गया, यहां पर प्रायोरिटी चलेगी मिनिमम टोटल कहां पर है, चाहे भले ना क्यों ना वो डी ऑप्शन में दिया हो, क्यों ना पहले ऑप्शन में दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर पर आ जाओ भैया, इस सवाल का परफेक्ट आंसर बोलो क्या है? हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल सवाल सही कि इस सवाल का जो आंसर है वो परफेक्ट आंसर यहां पर दिया है, तो आंसर ऑप्शन डी हुआ। इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या है? हाँ, ये आंसर है। जब परफेक्ट आंसर हमारे सवाल में नहीं अवेलेबल होता है तब हम सीएनडी को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन अगर परफेक्ट आंसर है तो सीएनडी थोड़ी ना टिक कर दोगे। अगर हमारे पास में ये ऑप्शन की कैटेगरी हो तब हम किसको टिक करेंगे? ए या डी? ऑल ऑफ यू श्योर? सारे लोग इस बात से श्योर हैं कि ए ही ऑप्शन होगा? सीएनडी क्यों नहीं होगा भाई? परफेक्ट आंसर तो है भी नहीं कहीं। इस सवाल का आंसर क्या आएगा? डी। बात क्लियर है या नहीं है? जानबूझकर मैंने गलत किया, सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, क्योंकि जब आप गलती करते हैं तो ही आप सीखते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्या है, कितना है, वो चेक करने के लिए मैंने डी ऑप्शन को टिक किया था। परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, इसके पीछे वजह। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे थोड़ा सा, आपकी कंफ्यूजन को दूर करता हूं मैं। यहां पर मैंने सीएनडी को टिक किया, कहां गया? हाँ, फर्स्ट में मैंने सीएनडी को इसलिए टिक किया क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों टोटल का आंसर यहां पर दिया था। ठीक है, यहां पर मैंने सीएनडी को इसलिए टिक नहीं किया क्योंकि मैक्सिमम टोटल का ऑप्शन में आंसर था नहीं। अगर किसी एक ऑप्शन में, मान लीजिए बी ऑप्शन या सी ऑप्शन में 37 हो जाता तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके सवाल का आंसर यहां भी सीएनडी होता। लेकिन यहां पर सीएनडी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर दोनों ऑप्शन नहीं है, केवल एक ही है। मान लो यहां पर 27 ना देके वो 37 यहां पर रख देता, अब क्या करते आप? अभी भी आपके सवाल का आंसर ऑप्शन ए ही होता। डी कब बनेगा? इस कैटेगरी, इस सिचुएशन में। ए कब बनेगा? इस सिचुएशन में। ए या मतलब कहीं पर भी, ऐसा नहीं कि 37 या 27 ए पर ही होगा, यहां 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 जहां मर्जी वहां कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है ऑप्शन को लेके खेलना। ठीक है, तो खेलना सीख गए या नहीं सीख गए? है भाई? अब अच्छा, जैसे मान लो आपसे सवाल पूछा जाता कि न्यूनतम कुल कितने लोग हैं, और ये ऑप्शन की कैटेगरी होती, तब किसको टिक करते?
ऑप्शन बी होता, कुछ सोचना ही नहीं सीएनडी के बारे में। अगर सवाल होता मैक्सिमम टोटल का, ऑप्शन ये होते, तब क्या होता आंसर? डी होता। फालतू का कुछ सोचना ही नहीं, है ना। तो मिनिमम और मैक्सिमम टोटल पर ऑप्शन पर खेलना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा सा काम है, नन्ना मुन्ना सा, लेकिन टोटल में खेलना ऑप्शन पर टास्क था, और मैंने बता दिया है, सारी चीजें आपके सामने क्लियर है। बोलो बात क्लियर है? अब हम ढेर सारे सवालों को प्रैक्टिस करेंगे ताकि मतलब आप समझ जाएं। हैं बीच बीच में 2-3 सवाल हैं, या आपकी बुकलेट का ही सवाल तो मैंने बताया है 21 सवाल आपकी बुकलेट का ही है। 1-2 सवाल हैं बीच में, बाकी मैं करा रहा हूं ना। हाँ 22 पे निपटा डालो। सवाल नंबर 22 आपकी बुकलेट का जो है निपटाओ। पहले मैं लगा दूंगा बोर्ड पर भी अगर बुकलेट आपके पास में नहीं है, अदरवाइज आप एक बार देखिए। हाँ आंसर बता रहे हो आप? ये पेज नोट डाउन हो जाए तो मैं सवाल लगा दूं फिर। कर लिया नोट डाउन? ये करो फटाक से। हो गया भाई। और गर्ल्स के लिए एक खुशखबरी है, वो पता ही लग चुका होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में 33% आरक्षण मिल चुका है आपको, है ना। बहुत लंबे समय से इसमें केस चल रहा था, वो आपके पक्ष में मामला सुनाया गया है। तो 33% बहुत होता है, कोटा बहुत है। मतलब अगर आप ठीक ठाक मेहनत थोड़ी बहुत भी करते हैं ना एवरेज लेवल पर, तब आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है ना। हर एक वैकेंसी में 33% आपको दिया जाएगा, हर एक वैकेंसी में। हाँ ऐसा है, मतलब मैंने पूरा तो नहीं आया था मेरे पास पीडीएफ के रूप में। वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसी कोई समस्या वाली बात थोड़ी नहीं है। समझ रहे हो भाई? सवाल देखो जरा। एक कक्षा में दीपक के स्थान ऊपर से 29वां। देखो लेफ्ट राइट के टॉप बॉटम के इस बात में कंफ्यूज मत होना, बात सेम ही है। अब अगर हम इसको जल्दी से आंसर को सॉल्व, क्वेश्चन का आंसर निकाले कैसे? ऊपर से क्रमांक क्या 29वां है, राणा क्रमांक नीचे से क्या 18वां है। अगर राणा और दीपक के बीच में 6 लड़के हैं तो बताइए कक्षा में कितने। क्या करना है? देखो बहुत आसान सी बात, इन दोनों को जोड़ दो और जोड़ के बीच में 2 जोड़ के घटा दो। समझ रहे आप? तो कैसे जल्दी करना है? 29 + 18 करो 40, और माइनस कितना करोगे 8। 6 + 2 मिनिमम टोटल +2 होता है, तो यहां पर कितना करोगे 8, कितना आएगा 39। विद इन फ्यू सेकेंड्स में आंसर आएगा, विद इन फ्यू सेकेंड। कोई ग्राफ मत बनाओ, है ना। दोनों को जोड़ दिया, इसके बाद में बीच में जो संख्या दी उसमें 2 जोड़ के घटा दिया, खत्म। कुछ झंझट थोड़ी नहीं है, इन दोनों को जोड़ के बीच की संख्या 6 थी, 6 में 2 जोड़ के वही घटा दिया टोटल में।
और जो भी संख्या आगे निकल के वही आपके सवाल का आंसर परफेक्ट हो गया। बोलो बात क्लियर? अब चलो, अब कुछ सवाल हम अपनी तरफ से फ्रेम करते हैं। दो सवाल हो चुके आपके कुल। चलो मैं पहला नंबर मान लेता हूं। ए का क्रमांक लेफ्ट से है 35, बी का क्रमांक राइट से है 40। अगर इन दोनों के बीच में बैठे हैं, बातचीत नहीं भाई, 20 लोग, तो बताइए मिनिमम टोटल का आंसर क्या होगा? पी का क्रमांक राइट से है 31, क्यू का क्रमांक लेफ्ट से है 20। अगर इन दोनों के बीच में 12 लोग बैठे हैं, तब आपको बताना है कि मिनिमम टोटल उस पंक्ति में कितने लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। सी का क्रमांक टॉप का है 103, डी का क्रमांक बॉटम का है 407। अगर इन दोनों के बीच में 90 लोग बैठे हैं, तो बताइए कि मिनिमम टोटल कितने लोग बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, आर का क्रमांक लेफ्ट से है 51, एस का क्रमांक राइट से है 61। अगर इन दोनों के बीच में बैठे हैं 30 लोग, तो आपको पता लगाना है कि मिनिमम टोटल कितने लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 5, के का क्रमांक टॉप से है 75, एल का क्रमांक बॉटम से है 81। अगर इन दोनों के बीच में बैठे हैं कुल 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 कितने लोग बैठे हैं? 60। तो आपको पता लगाना है कि मैक्सिमम टोटल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए का क्रमांक लेफ्ट से है 20, बी का क्रमांक राइट से है 40। अगर इन दोनों के बीच में 12 लोग बैठे हैं, तो मिनिमम टोटल कितने लोग बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए का क्रमांक लेफ्ट से है 605, बी का क्रमांक राइट से है 437। अगर इन दोनों के बीच में कुल लोग बैठे हैं 200, तो आपको पता लगाना है कि मिनिमम टोटल कितने लोग बैठे हैं और साथ में मैक्सिमम टोटल कितने लोग बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए का क्रमांक लेफ्ट से है 20, बी का क्रमांक राइट से है 20। अगर इन दोनों के बीच में 19 लोग बैठे हैं, तो आपको पता लगाना है कि मिनिमम टोटल कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर 8 सवाल फ्लैश हो रहे हैं, फटाफट से इनको कॉपी में नोट डाउन करके आंसर निकाल लो।
हो जाए बता दीजिएगा। सारे हो गए? चलें डिस्कस करते हैं। हाँ जी भाई, सवाल नंबर पहले का आंसर कौन बताएगा? कौन बताएगा? आप बताइए। 53। क्या यही आया? ओके। आपने क्या किया होगा? काफी आसान तरीका पूछा क्या गया? मिनिमम टोटल। ग्राफ से मर्जी है ग्राफ से जाइए, फार्मूला से मर्जी फार्मूला से जाइए। अगर आप फार्मूला से डायरेक्ट सवाल का आंसर निकालेंगे तो क्या करेंगे? आप कहेंगे 35 प्लस 40 कितना होता है? 85। घटाएं कितना? 20 प्लस का 2। तो मिडिल की टर्म में दो जोड़ के ही तो घटाते हो। तो 22 घटाना था 85 में, क्या आ गया? 75 में आपने क्या घटाया? 22 घटाया, क्या आ गया? 53। आपके सवाल का आंसर आ गया। बोलो बात क्लियर? आप बोलोगे यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के आंसर की अगर हम बात करें, बताओ क्या आएगा? 37। बैठो भाई, यही आंसर आ रहा सभी का। कैसे निकाला? 31 में पहले तो आपने 20 जोड़ा होगा, 51 हुआ। 51 में 13 घटा दिया होगा, 13 सॉरी 14 क्योंकि 12 में दो जोड़ोगे ना। 51 में 14 घटाएंगे तुरंत क्या आएगा? 37 आ जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर की अगर हम बात करें, आप बताइए क्या आया? 408। बैठ जाइए। 408 क्या ही आया सभी लोगों का? यहां पर क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। 7 3 कितना होता? कितना हुआ जोड़ने पर? 500। 510 में से 92 घटाना था। 10 में से 2 गई 8 यहां तक तो ठीक है। फिर यहां कितना हो जाएगा? है 18 होगा ना यहाँ। ये कैलकुलेशन मिस्टेक होगी आपके ना, उधर हासिल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ो आगे। 4 का आंसर बताइए, बताइए आप। 19 90। ओके, यही आंसर आया क्या? कोई बात नहीं, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1 1 2 6 5 11 112 आया। 112 में क्या करना है? 32 घटाना है। 80 आएगा ना। सवाल तो आप सीख गए करना है ना, लेकिन आपकी कैलकुलेशन गलत आ रही है। तो सबसे पहले तो मतलब आप जोड़ना घटाना गुणा भाग ये सीखो जाके भाई, है ना। सवाल नंबर 5 का आंसर क्या आया? वाले 216 216। बोलो भाई क्या यही है सभी का? हाँ, सवाल को ध्यान से देखो। अगर पूछा क्या गया? मैक्सिमम टोटल। करना क्या था? 75 81 60 सभी को उठा के जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? 216। मुझे मैं कर नहीं रहा हूं सॉल्व, बाकी समझ में आ रहा ना। किसी का आंसर नहीं आ रहा, बर्बली समझा रहा हूं क्योंकि जगह नहीं हमारे पास यहाँ। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो आंसर क्या आया है? बड़ा आसान सवाल है। 40 और 20 कितना होता है? 60। 60 में कितना घटाओगे? 14। तो 60 माइनस 14 कितना होता है? 46 आंसर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, यहां पर हमने मिनिमम टोटल और मैक्सिमम टोटल दोनों ही पूछ लिए। मिनिमम टोटल और मैक्सिमम टोटल। मिनिमम टोटल का आंसर आप बताओ, मैक्सिमम टोटल का आंसर आप बताओ। हाँ 800। और मैक्सिमम टोटल का आंसर बताओ भैया। 1242। किसी के आंसर डिसमैच हो रहे हैं तो बता दीजिए। तो भाई यही आ रहा है ना। मिनिमम टोटल में क्या गया? इन दोनों को जोड़ के 202 घटा दिया होगा। मैक्सिमम टोटल में सभी को उठा के जोड़ दिया होगा।
सवाल नंबर 8, मिनिमम टोटल, इसका मैक्सिमम टोटल में कुछ करना ही नहीं था। 605 प्लस 437 और प्लस 200, यूनिट डिजिट से ही मैच कर लो, 7 5 12 2, यही आएगा। सवाल नंबर 8 का आंसर कौन बताएगा? बोलो। स्टार लगा दे के कहीं डर तो नहीं गए? बताइए क्या आएगा? 20, ओके। और बताओ? 19, ओके। और बताओ? 29। मिनिमम टोटल का है भाई। 18, और बताओ? 19, और बताओ? अभी तक सही आंसर हमारे कानों तक नहीं पहुंचा है। 29, 19, 19 ना बताया तो अभी गलत है। किसी भी सवाल में, है ना, अभी नए स्टूडेंट वाकिफ नहीं होंगे हमसे, किसी भी सवाल में अगर स्टार लगाए वो सवाल अपने आप में स्पेशल है, गलत आंसर है। आप देखो समझना, ये सवाल जानने के बाद मिनिमम और मैक्सिमम टोटल का केस कंप्लीट होगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, आपसे सवाल मैं पूछता हूं, क्या ये जरूरी है कि सारे सवालों मिनिमम टोटल का केस बने ही बने? अभी तक आपको नहीं पता है तो आपको लगेगा कि मतलब आश्चर्य होगा कि ये कैसी बात आप पूछ रहे। ये कतई जरूरी नहीं कि सारे सवाल में मिनिमम टोटल का केस बन ही जाए। हालांकि मैंने सवाल नंबर 7 तक या 2 सवाल जो भी आपके बुकलेट में थे, उन सारे ही सवालों में अब मैंने जानबूझकर इस तरीके से फ्रेम किए ताकि मिनिमम टोटल का केस बनता रहे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे सवालों में मिनिमम टोटल का केस बनेगा ही बनेगा। अब जैसे इस सवाल की ही हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है मिनिमम टोटल, लेकिन एग्जैक्टली सच ये है कि मिनिमम टोटल का केस आपको पता होना चाहिए कि बनेगा ही नहीं। अब मिनिमम टोटल का केस नहीं बनेगा ये जानने के लिए जरूरी है कि आप ग्राफिक मेथड से करें, बेसिक से करें। जिनका आंसर 19 आया होगा उन्होंने सिंपल सा ही फंडा अपनाया होगा, 20 और 20 40 माइनस के 21, 19 आ गया। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बढ़िया है मेथड, अच्छा है, सीखना भी चाहिए। शॉर्टकट किसी भी सवाल का अगर है तो आप सीखिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका बेसिक समझना, क्योंकि बेसिक गैप अगर हो गया तो सारी चीजें फिर दिक्कत में रहेंगी। तो आपको करना क्या है, मेरी बात ध्यान समझना। अगर हम इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, किसी ने पूरी क्लास में ग्राफ से सवाल का आंसर निकाला है? नहीं आ रहा होगा, फिर आपने पता नहीं कैसे किया है। अरे भाई, जब मैं ये कह रहा हूं कि सवाल का आंसर ही नहीं निकलेगा, इस सवाल में मिनिमम टोटल का केस ही नहीं बनेगा, तो फिर 21 कैसे आ जाएगा, है ना। अब कैसे पता करते हो सारी चीजें, यहां पर देखो, ए का क्रमांक बाएं तरफ से कितना है, बातचीत नहीं। अगर मिनिमम टोटल का हमें ग्राफ बनाना होता तो हम क्या करते थे, पहले व्यक्ति का क्रमांक जिस साइड से पता है वो हम लिखते थे। तो एक का क्रमांक बाएं से 20वां है वो हमने लिख दिया। फिर हम क्या करते थे, दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं पहले हम वो बनाते थे, है ना। तो भाई मेरे दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, आप बोलोगे 19 लोग बैठे हैं। अगर दोनों के बीच में 19 लोगों को बैठाना है तो 100% फिर बी इधर ही आएगा। बोलो भाई, अब बी का क्रमांक होना कितना चाहिए, 20 होना चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, बी का क्रमांक क्या 20 हुआ? नहीं हुआ, 21 हो गया। कैसे? एक क्रमांक बी का है, 19 लोग यहां बैठे, 19 और एक 20, और एक ए का क्रमांक हुआ। अगर हमने ए के राइट में एक भी व्यक्ति को नहीं बैठाला तब भी बी का क्रमांक निकल के आ रहा है 21, 21। जबकि बी का क्रमांक होना कितना चाहिए, सवाल में देखो 20 होना चाहिए, और निकल के कितने आ रहा है, निकल के 21 आ रहा है। तो जब बी का क्रमांक 21 ही नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब ग्राफ नहीं बन पा रहा। अगर आपने यहां पर 18 कर दिया तब तो हो जाएगा, लेकिन सवाल में बीच में, इन दोनों के बीच में लोग कितने बैठे होने चाहिए, 19, उसमें छेड़खानी तो कर नहीं सकते। अच्छा, ए का क्रमांक लेफ्ट से 20 है, इसमें भी छेड़खानी हम नहीं कर सकते। तो हमारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है
कि हम कुछ और कर पाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर सवाल में आप ग्राफ नहीं बना सकते, और किसी भी सवाल का अगर ग्राफ नहीं बनेगा 100% उस सवाल का आंसर मिनिमम टोटल का नहीं आएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? इस सवाल का परफेक्ट आंसर होगा CND रीजन, ये रहा। अब रुको जरा, आपके मन में एक बात डाउट के रूप में क्रिएट हो रही होगी, और वो ये कि सर हमें एग्जाम में कैसे पता होगा कि सवाल का ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा? हम तो शॉर्टकट से सवाल का आंसर निकालेंगे ना, हमें एग्जाम में तो नहीं पता होगा कि ग्राफिक मेथड से इसका आंसर आएगा या नहीं आएगा, मिनिमम टोटल का केस बनेगा या नहीं बनेगा। और अगर हर एक सवाल में ग्राफ से चेक करना हो तो फिर शॉर्टकट सीखने कोई मतलब नहीं, फिर वहीं से आंसर निकाल लेंगे हम। ये आपके मन में क्लिक कर रही होगी बात। अब मेरी बात ध्यान समझना, आप विद इन फ्यू सेकेंड्स में ये पता कर सकते किसी भी सवाल में कि मिनिमम टोटल का केस बनेगा या नहीं बनेगा। कैसे? देखो, मैक्सिमम टोटल में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम टोटल का केस सदैव हर सवाल में बनेगा इस तरीके के, ठीक है। अगर हम मिनिमम टोटल की बात करें तो आपको करना क्या होगा कि दोनों व्यक्तियों के क्रमांक में, मेरी बात ध्यान समझना, दोनों व्यक्तियों के क्रमांक में जिस व्यक्ति का कम क्रमांक है उसके क्रमांक में से 2 कम तक अगर लोग दोनों के बीच में हैं तो मिनिमम टोटल का केस बनेगा। एक भी ज्यादा हो जाएगा तो नहीं बनेगा। कैसे? जैसे इस पर्टिकुलर सवाल की बात करें, ए का क्रमांक बाएं तरफ से 20वां है, बी का क्रमांक दाएं तरफ से 20वां है। अब दोनों व्यक्तियों में जिसका कम क्रमांक हो यहां पर डिसाइड करना तो मुश्किल है क्योंकि दोनों का बराबर है। आप चाहे ए को उठा लो, आप चाहे बी को उठा लो, रैंक 20 ही रखोगे। तो 20 से 2 कम करोगे, कितना आएगा? 18। अगर 18 लोग तक दोनों के बीच में बैठे होते तब मिनिमम टोटल का केस बनता रहता, और अगर एक भी अधिक हो जाता तो नहीं बनता। तो दोनों के बीच में 18 से एक ज्यादा बैठा है, 19 बैठे हैं लोग, तभी तो मिनिमम टोटल का केस नहीं बन पाया। अब दोनों के बीच में 20 बैठे हो, 22 बैठे हो, 50 बैठे हो, 100 बैठे हो, अगर दोनों क्रमांकों में से कम क्रमांक वाले से 2 कम तक, यानी कि 18 से एक ज्यादा जैसे ही आपने बैठाला, मिनिमम टोटल का केस नहीं बना, तो इसकी संख्या बढ़ाते रहोगे, वो CND तो रहेगा ही रहेगा। CND से आंसर की तरफ तभी बढ़ पाओगे कुछ मिनिमम टोटल का निकल के आए जब 19 से संख्या कम होती रहेगी। जैसे मान लो अगर यहां पर इन दोनों के बीच में लोग 18 बैठे होते तब सवाल का आंसर CND नहीं होता, तब सवाल का आंसर क्या होता? देखो 18 हमने बीच में किया, और अब बी का क्रमांक राइट से कितना है? बी का क्रमांक राइट से 20 है, तो देखो एक 18 लोग तो यहां बैठे हैं, एक 19 और एक 20, तो बी का क्रमांक लेफ्ट राइट से कितना हुआ? 20 हो गया। तो पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 18 से कम संख्या कितनी भी कर दो, 17, 16, 10, 12, 15, है ना, 5, 6, 2, 3, एक भी नहीं, इन सारे ही सवालों का आंसर निकलेगा। लेकिन 18 से जैसे ही आप एक कम एक ज्यादा करोगे वैसे ही आपका आंसर CND हो जाएगा, फिर निकलेगा नहीं। तो ये तरीका है ये जानने का कि किस पर्टिकुलर सवाल में मिनिमम टोटल का केस बनेगा तो नहीं बनेगा। आप एक एक करके वेरीफाई करिए, चेक करिए। जैसे यहां पर मिनिमम टोटल का आंसर आया ना, मिनिमम टोटल का आंसर क्यों आया? क्योंकि उससे पहले मिनिमम टोटल का ग्राफ बना। भाई किसी भी सवाल में ग्राफ अगर बन जाएगा तभी तो सवाल का आंसर आएगा, और जिस सवाल का ग्राफ नहीं बन पाएगा उसका आंसर नहीं आ पाएगा। अब देखो ग्राफ कैसे पता लगा बन गया? दोनों व्यक्तियों में से कम क्रमांक किसका है? ए का है, 35 है। कम क्रमांक जिसका भी हो उससे 2 कम करो, 2 कम करो, कितना आएगा? 33। अगर इन दोनों के बीच में 33 लोग तक बैठे होते मिनिमम टोटल केस बनता रही था। बैठे कितने? 33 से कम यानी कि 20, तब तो बन ही जाएगा। ठीक है, इस सवाल को देखो, दोनों में कम क्रमांक किसका है? 20 है ना, क्यू का है। 20 से 2 कम करोगे कितना होता? 18। 18 तक लोग बैठे होते मिनिमम टोटल केस बनता, बैठे कितने? 12, तभी आंसर आ गया। किसी भी सवाल को आप उठा लो। सवाल नंबर 3 को देखो, इन दोनों में कम क्रमांक किसका है? सी का है, 103। 103 में 2 कम करोगे, 101 लोग तक कैपेसिटी थी इन दोनों के बीच में बैठने की, बैठे 90 हैं, आंसर आ गया। सवाल नंबर 4 को देखो, दोनों में कम क्रमांक किसका है? आर का है, कितना? 51। 51 में 2 कम करोगे 49, और 49 लोग तक बीच में बैठे होते आंसर आता। बैठे कितने लोग हैं? 30। 49 से तो ऑलरेडी कम है, इसलिए सवाल का आंसर आ गया। सवाल नंबर 5 किसी भी उठा लो, 75 में 2 कम करोगे 73। 73 तक बैठे होते मिनिमम टोटल का केस बनता। बैठे कितने हैं? 60। 73 से जो कि कम है तो मिनिमम टोटल का केस बना।
खैर यहाँ पर तो मैक्सिमम टोटल पूछा गया था। सवाल नंबर 6 को देखो, 20 से 2 कम 18 तक बैठे होते, 12 बैठे बन गया। सवाल नंबर 7 में अगर आप देखोगे तो 437 में 2 कम करोगे 435 होगा, बैठे कितने लोग हैं 200 बन गया। लेकिन कंडीशन यहां फॉलो नहीं कर पाई, क्योंकि यहां पर 19 लोगों को आपने बैठा दिया था जो कि 18 से एक ज्यादा थी, तभी आंसर CND बनेगा। अब बताओ, अब जाके मिनिमम और मैक्सिमम टोटल का केस होता है कंप्लीट। तभी मैंने कहा था कि ग्राफ मेथड आना जरूरी है, करना ना करना एक अलग बात है ना, लेकिन आपको आना चाहिए। ग्राफ मेथड से ही आप बेहतर तरीके से समझ पाए कि केस क्यों नहीं बना। किसी कोई डाउट है तो भाई पूछ लो, नहीं डाउट है तो फिर बल्ले बल्ले है, फिर क्या दिक्कत है। बोलो, बात क्लियर है। अब देखो, कुछ मैं यहाँ पर डेटा लिख रहा हूं और आपसे मैं पूछूंगा मिनिमम टोटल का केस बनेगा अथवा नहीं बनेगा, आप मुझे रिप्लाई करिएगा। ए का क्रमांक बाएं से है, लेफ्ट से है 501। बी का क्रमांक राइट से है 1003। अगर दोनों के बीच में 500 लोग बैठे हैं तो आप बताइए मिनिमम टोटल का केस बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। वेरी गुड। ए का क्रमांक राइट से है 51, बी का क्रमांक लेफ्ट से है 47, दोनों के बीच में बैठे हैं 45 लोग। बताओ मिनिमम टोटल केस बनेगा या नहीं बनेगा। आप बताएंगे बन जाएगा, क्योंकि 47 से 2 कम 45 एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू बैठी है। ओके, बताइए ए का क्रमांक टॉप का है 97, बी का क्रमांक बॉटम का है 103। अगर इन दोनों के बीच में 92 लोग बैठे हैं तो मिनिमम टोटल का केस बनेगा या नहीं बनेगा। बोलेंगे बन जाएगा। यानी कि यहां की अगर हम बात करें तो आंसर सेंडी हो जाएगा। अगर यहां केस बन पा रहे हैं तो आप ऑन गोइंग फार्मूले से जल्दी से आंसर निकाल लीजिए, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चेक जरूर कर लेना कि मिनिमम टोटल का केस बनेगा भी नहीं बनेगा। मैक्सिमम टोटल का सवाल पूछे तो चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं, ना नीड है कि आप उसको चेक करो, क्योंकि मैक्सिमम टोटल समय बनता है। मिनिमम टोटल को एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चेक करने का मेथड होगा जो 2 से 3 सेकंड में पता लग जाएगा कि मिनिमम टोटल केस बन रहा है किसी सवाल में या नहीं बन रहा है, क्योंकि एग्जामिनर जहां पर केस नहीं बन रहा है ऐसे सवालों को पूछ रहा है। और एक चीज और बता दें, हिंट कैसे आप रखोगे। सवाल मिनिमम टोटल का केस पूछा गया, मान लो कि उस पर्टिकुलर सवाल में ऑप्शंस के रूप में CND नहीं है, तुम मत चेक करना। समझ में आई बात। मान लीजिए मिनिमम टोटल का सवाल पूछा गया और चारों ऑप्शन में कहीं पर CND आपको दिखाई नहीं दिया, अंडरस्टूड बात है, फिर मिनिमम टोटल का केस बन रहा होगा। समझ रहे आप, क्योंकि CND होता तब एक बार हम सोच सकते थे कि चेक करें, हो सकता है और ना बने। अब CND ऑप्शन में ही नहीं है तो ये चेक करने की जरूरत भी नहीं है कि मिनिमम टोटल केस बन रहा है या नहीं बन रहा, फिर बन ही रहा होगा 100 में 100%। बात समझ गए ना हमारी। तो वही बात है, क्योंकि इस सवाल का फिक्स आंसर होता है CND जहां पर नहीं बन रहा होता है। और मैक्सिमम को टोटल तो फिर सदाबहार है, वो तो सारी सवालों में मैक्सिमम टोटल केस आता है। खैर वो आप कर भी लोगे। तो कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप पूछ लीजिए, और हमारी साइड से मिनिमम और मैक्सिमम टोटल का केस कंप्लीट होता है ना। तो एक काम कर लो, फिर इन दोनों का आंसर और निकाल लो। निकालो भाई। बोलो भाई, क्या आएगा। आंसर बता रहे हो आप। 51 किसका आंसर है भाई। इसका। ओके, इसका आंसर क्या है 100। ओके, यही आंसर सारे लोगों को मैच हो रहे हैं, कोई अलग तो नहीं आया ना। हाँ जी।
अब इस मिनिमम और मैक्सिमम टोटल के साथ में रैंकिंग का, ऑर्डर रैंकिंग का पार्ट होता है खत्म। सवाल कितना भी टफ क्यों ना आपको दे दिया जाए, उम्मीद करेंगे आप सारे लोग आंसर उस सवाल का निकाल लेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर के तौर पर सवाल हैं उनको भी हम कर लेंगे, लेकिन वो पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तब। सीक्वेंस रैंकिंग का पार्ट बचता है जो कि एक क्लास में आप उसको खत्म कर लेंगे। बहुत मुश्किल काम नहीं, आसान है। करोगे क्या का सवाल और भाई? ये सवाल देखो जरा, इस तरीके का मैंने कराया था, याद है कुछ? कमल वाला था। इंग्लिश में लगा दूं क्या? आधा आधा है इंग्लिश में। इन अ क्लास ऑफ 60 वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, मोहित इज 15 फ्रॉम टॉप इफ देयर आर 5। इतना पढ़ लो। 60 टोटल है, लड़कियों की संख्या लड़कों की दोगुनी है। मोहित का जो रैंक है वो टॉप से कितना है? 15वां है। बाकी इंग्लिश को यहां देख लेना, अगर कोई पार्ट छूट जाए आपका तो आप क्या करेंगे, हिंदी वाले से पढ़ लेना एक बारी। और इस सवाल का मुझे आंसर चाहिए। जी हाँ, बताओ भाई आंसर क्या आया? अरे यार, पूछा क्या गया है? अच्छा, बताया गया 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की तुलना में दोगुनी है। लड़कियों को तो लड़कियां दोगुनी है ना, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बना लो, 1:2। 3 बराबर 60 तो 1 बराबर 20। 1 बराबर 20 तो बॉयज 20 गर्ल्स 40। ऐसा सवाल कल आपने किया था, कोई बात नहीं। मोहित ऊपर से 15वां है। मोहित की जो रैंक है वो टॉप से क्या है भाई? 15 है, 15वां है। यदि 5 लड़के उससे आगे हैं, 5 लड़के मोहित से क्या है? आगे हैं। याद रहे, 5 लड़के मोहित से आगे का मतलब क्या है? एक्सक्लूड मोहित, ना कि इंक्लूड। मोहित तक अब 5 लड़के नहीं है, मोहित तक 6 लड़के हैं। मोहित के आगे यानी कि मोहित के पहले 5 लड़के हैं। समझ रहे आप? इन दोनों बातों में अंतर है। तो 5 लड़के अगर मोहित के आगे है तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे कि 6 लड़के मान लेंगे मोहित तक है, क्योंकि मोहित नाम के अकॉर्डिंग लड़का लग रहा है। और हम क्या करेंगे, 15 में 6 घटा देंगे, क्या आएगा? बोलो भाई, 9 आएगा। यानी कि हमें पता लग चुका है कि 9 गर्ल्स हैं जो कि मोहित के पहले हैं या मोहित तक हैं। तब कितने लड़के उसके पीछे हैं? बड़ी आसान सी बात है, अगर 6 लड़के मोहित तक हैं तो मोहित के बाद में कितने लड़के हैं? 12। 12 क्या होंगे? 14 होंगे ना। 14। अगर 6 लड़के मोहित तक हैं, समझ रहे आप? अगर 6 बॉयज मोहित तक हैं तो मोहित के बाद में 20 माइनस का 6 ऐसे लड़के होंगे जो मोहित के बाद में होंगे। बात क्लियर है? 14, तो ये तो 14 हो गया। दूसरा, कितनी लड़कियां उससे आगे हैं? कितनी लड़कियां आगे हैं भाई? 9। 14, 9 इस सवाल का परफेक्ट आंसर होगा। एनी दिक्कत टू एनीबडी?
सवाल समझ गए? तो ऑर्डर रैंकिंग कुछ और सवाल देखेंगे। अब हमारी मुलाकात आपसे सीधे होगी कब? मंडे को, नेक्स्ट वीक में। तब हम सीक्वेंस रैंकिंग के इसके अगले पड़ाव की बात करेंगे। और सीक्वेंस रैंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का पार्ट है उसका बेसिक पार्ट सीक्वेंस रैंकिंग में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को इधर रखते हैं। इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी प्रकार से अपने सिलेक्शन को आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।